Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, data handling. The branch of mathematics that deals with the collection, organization, presentation, analysis and interpretation of data is called statistics. It is a very important branch of mathematics. In the previous class, we have learned about some common terms used in statistics. Before moving further, let's recall them. देखिए प्रीवियस क्लास में भी आप डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ के आए थे एंड एक्चुअली ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन के साथ डील करती है जैसे कि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले है डेटा. अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. डेटा किसे कहते हैं कि कलेक्शन है न्यूमेरिकल फिगर का जो हमें कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये मार्क्स दिए गए हैं आपको 10 स्टूडेंट्स के एक क्लास टेस्ट में. ओके, रॉ डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा. द एग्जाम्पल गिवन अबव रिप्रेजेंट्स रॉ डेटा. कोई भी डेटा जो हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है दैट इज रॉ डेटा. जैसे कि जो डेटा हमें मिला है ना ये रॉ डेटा है. Array. Arranging the numerical figures of a data in ascending or descending order is called an array. अब array क्या होता है? किसी भी न्यूमेरिकल फिगर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. Tabulation of data. Arranging the data in a systematic way in the form of a table is called tabulation of data. Data को एक systematic way में टेबल और फॉर्म में अरेंज करना आपका tabulation of data है. Observation. Each numerical figures included in the data is called an observation. किसी भी डेटा में जो न्यूमेरिकल फिगर होती है उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल देखिए किसी भी डेटा में कोई ऑब्जर्वेशन कितने टाइम रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है. जैसे इसमें आप देखेंगे 8 3 टाइम्स आ रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी 8 की है 3. इसी तरह से फ्रीक्वेंसी 3 की है 5, फ्रीक्वेंसी 6 की है 2 एंड 7 की फ्रीक्वेंसी है 1. Measures of the central tendency. A single numerical value that can represent the entire data in the best possible way is called the measure of the central tendency or representative value. There are 4 ways of measuring central tendency. अच्छा देखिए central tendency को measure करने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं. Range, arithmetic mean, median and mode. Range, the difference between the highest and the lowest value of the observation in a given set of data is called range. Range का मतलब होता है कोई भी observation जो highest उसमें नंबर है उसमें से lowest को आपको माइनस करना है. देखिए जैसे कि इसमें देखिए आपके पास नंबर्स हैं. हाईएस्ट यहाँ पे नंबर कितना है? हाईएस्ट वैल्यू है 8 एंड आपकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 1. तो रेंज कैसे निकलेगा? जब हाईएस्ट वैल्यू में से आप लोएस्ट वैल्यू माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7. सो 7 इज द range. Next is arithmetic mean. The arithmetic mean in statistics is same as average in arithmetic. In general, it is called mean. Arithmetic जो mean है actually वो same है जैसे average होता है आपका. तो और generally हम इसे mean कहते हैं. Method for finding mean of an ungrouped or raw data. अब कोई भी ungrouped या raw data है उसका mean हम कैसे निकालेंगे? The mean of a set of data is found out by dividing the sum of all the observations by the total number of observation in the data. It is denoted by x. read as x bar. ओके x है और उसके पर एक बार लगा है तो उसे x बार पढ़ना है. तो देखिए मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके रिमेंबर दैट मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन. अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है उसका मीन निकाल रहे हैं तो वो हमेशा आएगा आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट है उसी के बीच में आएगा. उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होगा. For finding mean, it is not necessary to arrange the given set of data in an ascending or descending order. अगर आप mean निकाल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस डेटा को हम ascending या descending में arrange करें. चलिए देखते हैं example 2. देखिए आपके पास क्या है? The daily maximum temperature recorded in degree Celsius at Mumbai during the first week of April 2011 was 21, 32, 35, 25, 30, 22 and 31. फाइंड द मीन टेम्परेचर रिकॉर्डेड. सबसे पहले आप क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी ये जितना भी आपको टेम्परेचर दिया गया है जो है आपका 21 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 31. ये तो आपका सम हो गया और आपको डिवाइड कितने से करना है? देखिए कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7. नंबर ऑफ आपके जो डेज थे या नंबर ऑफ आपकी ऑब्जर्वेशंस थी 7. उसके बाद आप क्या करेंगे? टोटल जब आप उसको प्लस करेंगे आपका आएगा 196. उसको 7 से डिवाइड करेंगे. सो योर आंसर विल बी 28 डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस इसलिए क्योंकि ये टेम्परेचर है
जो डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया था। Method for finding mean of an ungrouped frequency distribution. In this method, first of all, write the product of the observation and the frequencies. Then, to find the mean, divide the sum of all the products by the sum of frequencies. अच्छा, अब आपको क्या करना है? मीन निकालना है किसी ungrouped frequency distribution का. इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, देखिए, this is a formula, sum of x column, sum of f column. देखिए, आपके पास एग्जाम्पल देते हैं, इसके एग्जाम्पल के जरिए हम जानते हैं. ये आपको क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स पर पेज और नंबर ऑफ पेजेस. 108 पेजेस में एक भी पेज मिस प्रिंट नहीं हुआ, 52 पेजेस में 1 हुआ और 36 में आपका 2 हुआ. इसके अलावा ये आगे भी ये दे देखिए. अब आपको मीन निकालना है किसका? मिस प्रिंट पर पेजेस का. ओके, अब आप ये देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस आपके ये इस तरह से लिखे गए. अब देखिए आपके पास f इंटू एक्स क्या है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. इसके बाद आप लिखेंगे सम ऑफ एफ एक्स कॉलम अपॉन सम ऑफ एफ कॉलम. देखिए ये आपका एक्स कॉलम था, एफ कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई किया एफ एक्स. नाउ सम ऑफ एफ एक्स कॉलम यानी कि आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 354 और जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 256. उसके बाद आप इसे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.38, यानी कि जो मीन है मिस प्रिंट्स पर पेज का वो है 1.38. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेटा एरे ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी. इसे आप खुद से ही डिफाइन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रेंज एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग. देखिए रेंज निकालना है. इसमें हाईएस्ट नंबर है आपका 95 एंड आपका लोएस्ट नंबर है 39. 15 माइनस 9 आपका होगा 6 एंड 8 माइनस 3 होगा आपका 56. ये तो चलो आपका रेंज आ गया. अब आप मीन कैसे निकालेंगे? मीन आपका होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. 95 प्लस 56 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 80 प्लस 78 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी? 1 2 3 4 5 6. तो 6 से आप डिवाइड करेंगे. पहले आप इनको प्लस करेंगे और जितना भी आएगा उसको 6 से डिवाइड करके आपका आंसर आएगा, वो आपका मीन होगा. नेक्स्ट है, इसमें भी आपको सेम यही करना है, रेंज निकालना है. रेंज यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द मीन ऑफ. आपको मीन निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का. सो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आपके 2 3 5 7 11. अब आप इनका मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए आपको फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है. तो देखिए 7 प्लस 11 अपॉन 5. 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 11 बाय 5. ओके, 17 प्लस 11 आपका आ गया 28. अब 28 को डिवाइड करना है 5 से. 5 5 is 25. पॉइंट लगा के आप यहाँ 0 लगा सकते हैं. 30. तो आपका मीन आ जाएगा 5.6. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. 10 नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से शुरू हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इन सबको प्लस करके आप 10 से डिवाइड कर देंगे. इसी तरह से आपके और भी हैं, जैसे कि फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स, इनका आपको मीन निकालना है. Next is median. The median of a set of numbers is the middle number when all the numbers are arranged in ascending or descending order. जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जर्वेशन को ascending या descending order में अरेंज करेंगे तो मीडियन एक्चुअली आपका मिडिल नंबर होगा. तो देखते हैं पहले मेथड फॉर फाइंडिंग मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा. अगर आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ टेक द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, लेट इट बी n. देन देयर आर 2 केसेस. सबसे पहले आपको अरेंज करना है या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में. अब आपके पास 2 केसेस हैं. If n is odd, we can easily locate the middle value and hence the median. That is, median is equals to value of n plus 1 by 2 observation. देखिए अगर n odd है तो आपको क्या करना है? n plus 1 by 2 observation. ओके, और अगर even है तो even आपको क्या करना है? n by 2 observation.
फॉर एग्जाम्पल देखिए, द डेली मैक्सिमम टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है फर्स्ट वीक ऑफ ए मंथ इन दिल्ली, जो कि है 34, 39, 35, 38, 33, 37 एंड 36 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मीडियन टेम्परेचर ऑफ द वीक। सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जो है आपका 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब आप इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 आपका ऑड नंबर है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इज 7 + 1 by 2, 7 + 1 8, 8 by 2, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन है आपका 36। तो 36 डिग्री सेल्सियस आपका क्या आएगा? मीडियन। मेथड फॉर फाइंडिंग मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने कैसे निकालना है? इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, देन प्रिपेयर अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। लेट द टोटल फ्रीक्वेंसी बी n, देन द केसेस आर एज फॉलोज। देखिए, इसमें भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो केस फर्स्ट क्या है कि अगर n ऑड है तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर इवन है तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन बाय 2। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट? तो देखिए, आप जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो देखिए, इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, प्रिपेयर करनी है। तो देखिए कैसे आएगा, नंबर ऑफ बॉयज़, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 7, फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। 15 में आपने 6 को प्लस करना है, 21 आएगा। फिर उसमें 21 में आपने नेक्स्ट इसको 5 करना, ओके, प्लस करना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं आपके? n जो है वो कितना आ गया आपका लास्ट में? 47। 47 आपका क्या है? ऑड है। तो ऑड के लिए आपका फॉर्मूला था n + 1/2, यानी कि 47 + 1/2, ओके। तो अब आपका क्या है? ये 48/2। 48 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 24th बॉय, ओके। तो आपका 24th बॉय। अब देखिए 24 मार्क्स ऑफ 24th बॉय, अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे तो 24 आपका 19 में आ रहा है, यानी कि मीडियन है आपका 19 मार्क्स। चलिए एक्सरसाइज करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सबसे पहले आप इन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, जो कि आपको मेरे ख्याल ऑलरेडी दिया हुआ है। 3 6 7 10 12 15 17, ओके। ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर है, तो n + 1/2th टर्म, ओके। 7 + 1/2 यानी कि 8/2, तो आपका आ जाएगा ये फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म आपकी क्या है? 1 2 3 4 10। 10 आपका मीडियन होगा। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 कंपोजिट नंबर्स, ओके। अब आपको पहले 4 कंपोजिट नंबर्स का मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर पता होने चाहिए। सबसे पहला आपका 4, देन आपका उसके बाद है 6, देन 8, देन 9, देन 10 एंड देन 12, 14, 15। आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और होगा इसके बाद, वो होगा 16। अब आपको इनका मीडियन निकालना है। देखिए आपके कितने 9 नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑड नंबर है तो मिडिल नंबर जो होगा आपका, यानी कि 10, वो आपका मीडियन होगा। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 8 इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16, और अब आप इसे निकाल लेंगे 8/2 करके, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स इन अ स्कूल आर। 10 स्कूल टीचर्स की एजेस दे रखी है और आपको मीडियन एज निकालना है। तो अगेन आपने सेम फॉर्मूला, देखिए 10 आपका इवन नंबर है, आपने सेम फॉर्मूला लगाना है n/2th टर्म, और उसके बाद जो आएगा आप उसका देखेंगे कि कौन सी टर्म वो आ रही है। नेक्स्ट इज मॉड। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली
occurring value in a group of observation is called the mode of that data. In other words, mode is defined as the observation that occurs maximum number of times in a given data. देखिए किसी भी डेटा में कोई नंबर जो है बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होगा वही आपका मोड होगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए आप में यहाँ पे दे रखे हैं, ये गोल्स स्कोर किए हैं किसी टीम ने 10 मैचेस में. देखिए 3 4 1 2 4 5 4 5 6 4. तो यहाँ से देखिए आप 4 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका मॉड क्या है, 4 है. अच्छा, अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको क्या करना है, मॉड निकालना है. तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है और आप हो सकता है कैलकुलेट करते टाइम आपका कोई नंबर मिस हो जाएगा. तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे. ओके, तो देखिए टेलीमार्क्स के जरिए आपको देखो किसका नंबर सबसे ज़्यादा आया है, 15 का, यानी मॉड यहाँ पे आपका कितना होगा, 50. Relationship between the measures of the central tendency. If we know the values of any two among mean, median and mode, then we can calculate the third one by using the given formula. अगर आपको mode, median या mean में से किन्हीं भी दो का वैल्यू पता है तो आप थर्ड को निकाल सकते हैं. और आपके पास फॉर्मूला है mode is equals to 3 into median minus 2 into mean. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. Find the mean, mode and median of the given data. इसमें आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में इसे करेंगे. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में आपने किया, देखिए आपके 9 है तो आपका इसमें मीडियन क्या होगा, मीडियन आपका आएगा 6. तो मीडियन आपका हो गया 6. ओके, आप इस फॉर्मूले से करेंगे. इसके बाद देखिए मॉड क्या है आपका, मॉड आपका है 6, क्योंकि मॉड 6 आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है. अब आपको मीन निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला है मॉड is equals to 3 into median minus 2 into mean. Okay, so mode you have 6, 3 into median आपके पास कितना है 6 minus 2, mean आपको नहीं पता, उसे x लेट कर लेंगे. 6 is equals to 18 minus 2x. अब 2x आप इधर लेके आ जाएंगे, then 18 minus 6, तो x हो जाएगा आपका 18 minus 6 is 12 by 2, तो x आ जाएगा आपका 6. यानी कि आपका मॉड, मीडियन एंड मीन आपका 6 है. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट है डिटरमिन द मॉड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेटा. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6. 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो मॉड आपका आएगा 6. इसी तरह से अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा टाइम्स आपका 8 रिपीट हो रहा है, सो 8 इज द मॉड. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द स्कोर्स ऑफ ए टेस्ट out of 30 or 15 students are given, find the mode and median. देखिए आपको ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, राइट. आप सबसे पहले टेली मार्क्स इसका बनाएंगे. ओके, और फिर उसमें से जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है वो आपका मॉड होगा. और मीडियन तो आपको पता है कितने हैं, ये 15 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आपका है ऑड. तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2th टर्म, और इसके बाद आपका जो है मीडियन निकल आएगा. Question number 3, the most popular car models used by the people of Delhi are given below. देखिए यहाँ पे कुछ मॉडल्स दे रखे हैं कार्स के और नंबर ऑफ कार्स कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मीन, मॉड और मीडियन निकालना है इस क्वेश्चन में. बार ग्राफ. Numbers can often be more informative if they are pictured. One of the best way of picturing the sets of values is a bar graph. Bar graph is a pictorial representation of the numerical data by a number of bars, rectangles. देखिए नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाते हैं अगर वो पिक्चर्ड हो तो एक मेथड आपका है बार ग्राफ, जो कि आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ्स. फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बार ग्राफ. Take a graph paper and draw two mutually perpendicular lines. One is horizontal and other is vertical. Name the horizontal line as x-axis and vertical line as y-axis. The point where two axes intersect each other is called origin. Along the x-axis, write the names of the data items. Choose a suitable scale to determine the heights of the bars and take the scale along y-axis. Calculate the heights of the bars according to the chosen scale and draw the bars of uniform width and uniform gap between the bars. देखिए आपको बार ग्राफ कैसे, आपके इसमें दो एक्सेस होते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस. इसमें आपको एक स्केल चूज करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग. इसके बाद आपके जो डिस्टेंस होता है इनके बीच का, ये डिफरेंस ये सेम होना चाहिए. ठीक है, हम जो भी चीज़ें इसमें ले रहे हैं. रिमेंबर दैट द विड्थ ऑफ द बार्स शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट. बार्स की विड्थ यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट. द गैप बिटवीन वन बार एंड अनदर शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट.
बार्स कैन बी ड्रॉन ईदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जो कैप होता है एक बार और दूसरी बार में वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, और बार्स को आप हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से जब आपके पास होगा, और आप वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। The vertical bars should be preferred because they give a better look। वैसे vertical bars को ही prefer किया जाता है क्योंकि उनका look काफ़ी better आता है। चलिए आपको एक example दे रखा है। The number of candidates for IAS examination in 6 consecutive years are shown in the following table। आपको 6 सालों का डेटा दिया हुआ है, 6 consecutive years IAS के रिजल्ट्स का। ओके, तो चलिए इसका बार ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, आपका ये ग्राफ पेपर में बनता है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, ईयर्स हैं आपके 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12। ओके, अब आपके पास कैंडिडेट्स, आपको इनके बीच में ना यूनिफॉर्म डिस्टेंस रखना है। 0 और 50 का गैप लिया है तो अब 50-50 का गैप होना चाहिए, देन 100, देन 150, 200, 250, इस तरह से। और उसके बाद आपको जैसे 2007 में कितने कैंडिडेट्स थे आपके 100, तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज डबल बार ग्राफ और कंपोजिट बार ग्राफ। इफ यू वांट टू कंपेयर टू डिफरेंट डेटा देन वी ड्रॉ द बार ग्राफ्स ऑफ बोथ डेटा ऑन द सेम ग्राफ। सच ए ग्राफ इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ और कंपोजिट बार ग्राफ। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें दो डेटास को एक ही ग्राफ में शो करना होता है, तो उसके लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया है, देखिए मंथ्स दिए गए हैं, एक्चुअल रेनफॉल और प्रिडिक्टेड रेनफॉल, मतलब इतना प्रिडिक्ट किया गया था कि इतनी बारिश आएगी और एक्चुअल में इतनी आई। तो हमें क्या करना है, इसे एक ही ग्राफ में शो करना है। तो देखिए आपके एक्स एक्सिस में मंथ्स रखे गए हैं और इसके बाद आपका मैक्सिमम नंबर है कितना, 10। तो आप 0, 1 एक एक का डिफरेंस रखेंगे, एक एक बॉक्स का। जनवरी में आपका हुआ है कितना एक्चुअल रेनफॉल। ओके, अगर आप कलर्स, यहाँ पे आपको कलर्स दे रखे हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपका सिंपल है तो ये है एक्चुअल रेनफॉल और इसको आप इसमें लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका होगा प्रिडिक्टेड रेनफॉल। ओके, तो स्केल दिया है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। चाहे तो आप 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप क्या स्केल चूज करना चाहते हैं। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 1850 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। देखिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है रिक्शा, बाय फुट, स्कूल बस, कार, बाइसिकल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, दिस इज योर ओरिजिन। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हम रखेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्स एक्स में and here number of students। चलिए सबसे पहले आपके पास रिक्शा, देन आपके पास है बाय फुट, देन आपके पास है स्कूल बस के बाद है कार एंड बाइसिकल। ओके, अब आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बिल्कुल इक्वल करना है। तो आप कितने का करेंगे, देखिए मैक्सिमम आपके पास है 640, तो आप चाहें यहाँ से लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। ओके, तो सबसे पहले रिक्शा से जाने वाले कितने बच्चे हैं, 210, यानी वो 200 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। बाय फुट जाते हैं 150 होगा 200 और 100 के बिल्कुल बीचों बीच। इसके बाद आपके स्कूल बस से जाते हैं कितने बच्चे, 640 आपका 600 से ऊपर आएगा। इसी तरह से कार से जाना कितने बच्चे पसंद करते हैं आपके, 360, तो 360 आपका 350 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। जब आप इसे स्केल से ड्रॉ करेंगे ना तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बनेगा। इसके बाद आपके बाइसिकल से कितना जाना पसंद करते हैं, तो वो है आपके 490 यानी कि 500 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। सो हियर इज योर बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपको कंट्रीज दी गई है एंड बर्थ रेट पर 1000। यूके में है 28 पर 1000, स्वीडन 21, चाइना, इंडिया, जर्मनी। अब इसे आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए आपका डबल बार ग्राफ होगा क्योंकि इसमें देखिए कोर्सेज बताए हैं और ईयर्स बताए कि इस ईयर में इतने
इनरोलमेंट हुए और इस ईयर में इतने इनरोलमेंट हुए। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें डबल बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। Chance. In our day-to-day life, we come across the statement such that the flight may be late. I will see a fruit shop while going to market. We can live without oxygen. Every living creature which is born is bound to die. It will snow in Missouri next May. All these statements are based on chance. Chances of happening the events can be shown on a scale with no chance at one end and certain at other end. देखिए क्या है आपके चांस, हम डेली ना कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे आज बारिश हो सकती है, मैं मार्केट जाऊंगा तो फ्रूट की शॉप में जाऊंगा, राइट, या अभी जैसे एग्जांपल आपको दिए कि मसूरी में बर्फ़ पड़ सकती है अगले में, और जितने भी लिविंग क्रीचर जिनका जन्म हुआ है दे आर बाउंड टू डाई। सो चांसेस ऑफ हैपनिंग क्या होते हैं कि इवेंट्स वो जो शो करते हैं कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, सर्टेन है, तो देखते हैं चांस। देखिए इवन चांस, गुड चांस, सर्टेन, नो चांस, पुअर चांस। सर्टेन का मतलब है कि जो होकर ही रहेगा, गुड चांस का मतलब इसके चांसेस है अच्छे खासे, और पुअर चांस मतलब बहुत कम चांसेस है, नो चांस मतलब जो बिल्कुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, नो चांस, एन इम्पॉसिबल इवेंट हैज़ नो चांस टू हैपन। जो इम्पॉसिबल है उसके नो चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। क्या बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? ऑफकोर्स नॉट, सो देयर इज नो चांस। पुअर चांस, एंड इवन दैट इज लेस लाइकली टू हैपन then not to happen, there is a poor chance of an event happening. For example, it will snow in Missouri next May. अब next May मसूरी में बर्फ पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल हो सकता, बट इसके पुअर चांसेस हैं क्योंकि मई समर होता है और मई में बर्फ पड़ने के चांसेस एकदम पुअर है। नेक्स्ट इवन चांस, an event that is likely to happen the same as not to happen, there is an even chance of an event happening. इवन चांस का मतलब है हो सकता है तो नहीं भी हो सकता है, जैसे द फ्लाइट में भी लेट, फ्लाइट लेट हो सकती है, ना भी हो सकता। गुड चांस, an event that is more likely to happen than not to happen, there is a good chance of an event happening. For example, I'll see a fruit shop while going to market. गुड चांस का मतलब क्या है कि एक इवेंट जो है वो मोर लाइकली होगा, जैसे कि मैं मार्केट जाते टाइम फ्रूट शॉप देखूंगा। Certain, an event that surely happen in certain event. For example, every living creature which is born is bound to die. Certain का मतलब है जो इवेंट आपका surely होगा उसे कोई नहीं रोक सकता, जैसे कि जितने भी लिविंग क्रीचर हैं all are bound to die. Probability, the chance of happening an event is called probability. It can neither be less than 0 nor be greater than 1. Hence, the probability of an impossible event is 0 and probability of certain or sure event is 1. So, its values always lies between 0 and 1. देखिए आपकी probability जो है 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए 0 और 1 के बीच में होती है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए आपका अगर इम्पॉसिबल इवेंट है कोई तो 0 प्रोबेबिलिटी, सर्टेन है तो ऑफकोर्स 1, और अगर इवन चांस है तो 1/2, यानी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वी कैन यूज द गिवन फार्मूला। अब प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए आपको फार्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। Some terms related to probability experiment. An operation which can produce some well-defined outcomes is called an experiment. Next, random experiment, an experiment in which all the possible outcomes are known and the exact outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment. देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ऑपरेशन जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ वेल डिफाइंड आउटकम से, एंड रैंडम होता है कि एक एक्सपेरिमेंट जिसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स तो आपको पता है लेकिन एग्जैक्ट आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि इफ वी टॉस अ कॉइन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस वेदर वी विल गेट हेड्स और टेल्स। जैसे कि आप कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, राइट। आउटकम, द स्कोर दैट वी गेट इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम, और जो रिजल्ट हमें मिलता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में दैट इज कॉल्ड आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉस अ कॉइन एंड गेट हेड देन हेड इज द आउटकम। सिमिलरली इफ यू थ्रो अ डाइस एंड गेट 4 देन 4 इज द आउटकम। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया और हेड आया तो हेड आउटकम है, हमने डाइस को थ्रो किया उसमें 4 आया तो 4 इज द आउटकम। इवेंट, द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है कि कलेक्शन है कुछ या सारे ही पॉसिबल आउटकम्स का। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉस अ कॉइन एंड डिजायर टू गेट हेड्स देन द करेक्ट आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया और आप चाहते हैं कि हेड्स आए और हेड्स ही आए तो वो इवेंट होता है।
Sample space, all possible outcomes of an experiment are called sample spaces. For example, if we toss a coin, then it has two possible outcomes, that is head or tail. Hence, sample space is equals to head tail. देखिए, sample space का मतलब क्या है कि सारे ही पॉसिबल आउटकम्स, जैसे कि आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें उसके दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सैम्पल स्पेस के। जैसे कि देखिए, सबसे पहले सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, एक डाइस में आपके 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें क्या नंबर आएगा आपको नहीं पता, लेकिन उसके आउटकम्स क्या आएंगे, ये 6 नंबर्स। सो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 6। इन अ स्पिनर ऑफ 7 डेज, 7 डेज के स्पिनर में आपके आउटकम्स क्या होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आउटकम्स आपके कितने हो गए, 7। ओके, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पता है ना 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपके 13 होते हैं डायमंड, जिसमें 13 होते हैं आपके हार्ट, 13 होते हैं स्पेड और 13 होते हैं क्लब। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे आपके 52। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। आपने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका टेल आए। सबसे पहले आपके आउटकम्स कितने हैं, 2 ही आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, आपको चाहिए टेल, टेल एक ही टाइम आ सकता है, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं उसके 2, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। जब एक डाइस को थ्रो किया जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 आए। सबसे पहले आउटकम्स आपके पास क्या है, आउटकम्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम्स हैं। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कि 3 आए। 3 कितने टाइम्स आ सकता है, ओनली 1, सो 1/6, 6 जो है आपके टोटल आउटकम्स है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। डिस्क्राइब द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स, नो चांस, पुअर चांस, इवन चांस, गुड चांस, सर्टेन। चलिए पहले देखते हैं, इंडिया विल विन द मैच, इसके क्या चांसेस हैं। एक्चुअली ये आपका इवन चांस है ना, जीत भी सकता है और नहीं भी। इंडिपेंडेंस डे विल बी ऑन 15 अगस्त नेक्स्ट ईयर, आपका इंडिपेंडेंस डे अगले साल 15 अगस्त को आएगा। दिस इज सर्टेन टू हैपन, क्योंकि 15 अगस्त को ही आता है। नेक्स्ट है, अ न्यूली बॉर्न बेबी विल बी अ बॉय, जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो आपका बॉय होगा, ये भी आपका इवन चांस है। इट विल स्नो इन दिल्ली ऑन 20th जून, 20th जून को दिल्ली में स्नो होगा, तो इसके ये क्या है आपका पुअर चांस। While going to the market, रवि will see an elephant, देख सकता है ना, हो सकता है उसे मिल जाए, तो इसके क्या चांस हो सकते हैं, गुड चांस। नेक्स्ट है, द सन विल राइज इन द वेस्ट टुमारो, कल सन जो है वो वेस्ट से राइज होगा, क्या ऐसे हो सकता है, नो चांस, तो इसमें आएगा आपका नो चांस। इसी तरह से ट्राइंगल कैन हैव 4 वर्टिसेस, ट्राइंगल के 4 वर्टिसेस हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसके 3 साइड्स होती है, तो नो चांस। नेक्स्ट इज 15th of January विल बी अ हॉट डे, देखिए 15th of January हॉट डे होगा, इसके क्या चांस हो सकते हैं, पुअर चांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल प्लेइंग कार्ड्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन, राइट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। आपके कितने किंग्स होते हैं उसमें 4, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके 52, है ना, तो ये 1/13, आप इसे कट भी कर सकते हैं। क्वीन, आपकी क्वीन कितनी होती हैं 4/52, ओके, और इसी तरह से आपको ये सारे पार्ट्स इसके करने हैं। Overview, a collection of numerical figures giving some particular type of information is called data. Data आपका क्या होता है, collection होता है numerical figures का, जो हमें कोई particular type of information provide करता है। The number of times a particular observation occurs is called its frequency. Frequency का मतलब क्या है कि कोई particular observation कितने number of times आई है, repeat हुई है। The average value of the data is called mean. The middle value of the data is called median. एवरेज वैल्यू डेटा की होती है मीन, और जो मिडिल वैल्यू होती है डेटा की, दैट इज मीडियन। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। किसी भी ऑब्जर्वेशन में कोई वैल्यू जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आती है वो मोड होती है। द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कोई भी हैपनिंग होगा, कोई भी इवेंट होने के जो चांसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होती है।
सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।